नमस्कार दोस्तों, 27 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, गेटिंग आउट ऑफ गन्स जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। हमारे बॉर्डर पे, इनफैक्ट हमारे बॉर्डर के अंदर चाइना की फोर्सेस आके खड़ी हुई, तो चाइनीज गन्स हैं। फिर बात किया जाए चाइना का जर्म, कोविड-19 ने बवाल मचा रखा है इंडिया में, पूरी पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन में चली गई। और तीसरी चीज है स्टील। हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन है, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन स्टील एंड रॉ मटेरियल्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो वो ये बोल रहे हैं, अभी क्या है कि रिसेंटली न्यूज आ रही है कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, तो चाहे मुंबई का पोर्ट हो, चाहे चेन्नई का पोर्ट हो, इन पोर्ट्स पे जो चाइना से इंपोर्ट आ रहे हैं उनको रोक दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बस इनफॉर्मली उनको रोक के रखा गया है, जिसके चलते जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो काफी परेशान हैं। तो ये पूरी क्राइसिस चल रही है गन्स की, जर्म्स की और स्टील की। चाइना के कंटेक्स्ट में यहाँ पे इसके बारे में बात की, इस आर्टिकल को देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये। अगला आर्टिकल है, द पैंडेमिक इम्पोजेस अ स्टीप लर्निंग कर्व। यहाँ पे डिजिटल लर्निंग के बारे में बात की। कोविड-19 के टाइम में डिजिटल लर्निंग कैसे आगे बात बढ़ सकती है, स्वयं पोर्टल के बारे में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे तो बहुत ऊपर ऊपर से चीजें बताई गई, डिटेल में ऑन ग्राउंड क्या करना चाहिए ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, बट फिर भी जो काम की चीजें हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, मिसचीफ मैनेजमेंट। अलग से मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ दोस्तों इस आर्टिकल को, पहले मैं एडिटोरियल में ही इस आर्टिकल को कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे जो मेन सवाल उठ रहा है आपका, ये जो टॉपिक है मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी अभी पॉलिटिक्स चल रही है कि जो राज्यसभा की सीट निकली वो भी बीजेपी में जीत ली, तो देखिए एग्जैक्ट पॉलिटिक्स क्या चल रही है इससे आपको मतलब नहीं है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बस एक चीज आपके सामने आती है इस पूरे टॉपिक में, वो ये है कि स्पीकर का रोल कैसे होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो मणिपुर में, उसमें स्पीकर का काम होता है कि अगर कोई पर्सन डिफेक्ट करता है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई करो। अब हुआ ये कि 2017 में मणिपुर के इलेक्शंस हुए, और 2017 में मणिपुर के इलेक्शंस के बाद बीजेपी को 21 सीटें मिली और कांग्रेस को शायद ज्यादा सीटें मिली थी, 28 के लगभग सीटें मिली थी। 60 मेंबर असेंबली है आपकी मणिपुर की। तो कांग्रेस से लोग डिफेक्ट करके बीजेपी की तरफ आए। जो सबसे पहला पर्सन डिफेक्ट करके आया कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, उसको मिनिस्टर की पोस्ट दी गई। अब ये बात थी 2017 की। 2020 में उस पर्सन को जो डिफेक्ट करके इधर आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई ये डिफेक्शन सही नहीं है, उसकी मेंबरशिप छीन ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेकिन 3 साल तक वो काम करता रहा डिफेक्शन करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे सवाल उठा जा रहा है कि ये जो स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। तो स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इस आर्टिकल को देख के। इससे यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं। एक ये आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लिविंग ऑन द मार्जिन्स बट सेंट्रल टू द इकोनॉमी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया, इसमें ज्यादा बस यही बताया गया कि दोस्तों की जब लॉकडाउन लग गया तो बैंगलोर सिटी के कई सारे एग्जांपल्स लिए गए और ये बताया गया है कि कैसे बैंगलोर से जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो छोड़ के जा चुके हैं, और अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तो बैंगलोर में इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत कॉल्स उठ रही हैं कि ये वापस आ जाएं। इनकी जरूरत पड़ रही है एज अ हाउसमेट काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में काम करने के लिए। बड़े बड़ी कंपनीज के हेड्स ने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो के हेड में अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की दोस्तों फ्रॉम दिस टॉपिक, गेटिंग आउट ऑफ गन्स जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। India's choices are clear: to be bold and go on a rescue mission, or do nothing and hope the situation resolves itself। यानी ऑथर ये बोल रहा है कि या तो बोल्ड हो जाइए और अपने आप को रेस्क्यू करिए। अब अपने आप को रेस्क्यू कैसे करेंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी हेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाइए, या फिर एकदम शांत बैठ जाइए, कुछ मत करिए और सोचिए कि सब कुछ अपने हिसाब से हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हमारे जो स्टील मेकर्स हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो कि चाइनीज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट है। चाइना की गन्स हमारे बॉर्डर पे खड़ी है, कोरोना वायरस ने बवाल मचा रखा है। इस समय हमारी जो देश है दैट इज सफरिंग फ्रॉम मिलिट्री क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हम तीनों चीजें इस बात को जानते हैं। अब देखिए, जो चाइना की मिलिट्री कर रही है हमारे बॉर्डर पे, इससे एक बात तो पक्की क्लियर हो गई कि भाई हमें स्ट्रेटेजिक एक्शन लेना पड़ेगा, हमें अपनी फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। ये जो चाइना फ्रेंडली पॉलिसी हमने कर रखी है इसको हटाना पड़ेगा, और हमें दूसरे ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जिससे चाइना का थ्रेट हमारी तरफ से जाए। प्लस हेल्थ के फील्ड में बोल रहा है कि भैया जो हेल्थ एपिडेमिक है, जो कोविड-19 का एपिडेमिक है, ये यहाँ काफी समय तक रहने वाला है, तो उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत है, उसमें खर्चा भी काफी होने वाला है। अभी के इस स्टैंड ऑफ को
अगर कारगिल वॉर से आप कंपेयर करो, मई 1919 में जब कारगिल वॉर लड़ा गया था पाकिस्तान से, तो देखिए कारगिल स्टैंड ऑफ से इसको कंपेयर करके कहा जा रहा है कि जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और पहले जब हमने कारगिल से लड़ाई की थी, कारगिल में पाकिस्तान से लड़ाई की थी, तो तब भी हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। और अब तो हम बहुत ही ताकतवर नेबर से लड़ रहे हैं, चाइना से लड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कारगिल का जब इंसिडेंट लिया है यहाँ पे दोस्तों, तो ये बोला गया कि जिस साल में जंग लड़ी गई थी, उस साल में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो 90% से बढ़ गया था प्रीवियस साल से। यानी 1999 में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था इंडिया का, वो प्रीवियस ईयर से 20% ज्यादा था। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद से आप आगे से देखोगे कि अगले ही फाइनेंशियल ईयर से इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉज रेज टू समवेयर अराउंड 2.7% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। पिछले 10 सालों में 2.7% नॉमिनल जीडीपी इंडिया का डिफेंस बजट नहीं हुआ था, बट ये कारगिल वॉर के बाद हुआ दोस्तों। और उसके बाद से हमारा जो डिफेंस बजट है वो लमसम अच्छा खासा ज्यादा ही है। अगर अभी के स्टैंड ऑफ की बात की जाए, तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर चाइना ब्रूटली क्रूअली हमारे 20 सोल्जर्स को शहीद हो गए हैं, कई सारे लोगों को चोटें आई हैं। यहाँ पे इंडिया भी अपने राइट्स को असर्ट करेगा, बट अगर इंडिया को अपने राइट्स को असर्ट करना है चाइना के सामने, तो हमारा डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये मालूम है कि लद्दाख में पहले ही हमारा एक बहुत बड़े इलाके को चाइना ने हड़प रखा है, जिसको आप अक्सई चीन बोलते हो, उसके आगे भी अंदर घुसने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि इंडिया अपने राइट्स को असर्ट करे, क्योंकि इंडिया अगर अपने राइट्स को असर्ट नहीं करेगा तो चाइना तो अंदर ही घुसता चला आएगा। तो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, 2020-21 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो हमारा जीडीपी है दैट इज 2%। और इस 2% से हमको अपने इस जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए एब्सोल्यूट टर्म्स में जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो हमसे लगभग 4 गुना बड़ा है। यहाँ लिखा तो नहीं है बट मुझे याद है लगभग $71 बिलियन इज द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, लगभग $291 बिलियन इज द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ चाइना। तो आप समझ ही सकते हैं कि चाइनीज का डिफेंस एक्सपेंडिचर हमसे बहुत ज्यादा है। तो चलिए अभी चाइना के थ्रेट को देखते हुए अगर हम लॉजिकली अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते भी हैं, तो आप ये कह सकते हो कि आराम से 1 से 2% ऑफ जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। यानी अगर अभी के लिए अगर 2% अलॉट करके रखा गया है, तो लमसम 4% ऑफ द जीडीपी हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता हुआ सीधे सीधे नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस बजट है हमसे 4 गुना बड़ा है। ये तो बात हो गई दोस्तों डिफेंस की। अगर बात की जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ पेंडेमिक, भाई कोविड-19 ने पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ के रख दिया है। अगर आप बात करो हेल्थ एक्सपेंडिचर की हमारे देश में, तो चाहे आप सेंट्रल के एक्सपेंडिचर को स्टेट के एक्सपेंडिचर से मिला दो, तो भी आपको नजर आएगा कि इंडिया का जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है दैट इज समवेयर अराउंड 1.5% ऑफ आवर जीडीपी। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर दोनों को मिला देते हैं, देखिए the combined public health expenditure of states and the central government is merely 1.5% of GDP। चाइना का हेल्थ एक्सपेंडिचर है 3% ऑफ जीडीपी, और उनकी जीडीपी भी कितनी बड़ी है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपेंडिचर है 9% ऑफ जीडीपी। तो चाइना और अमेरिका से एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर लीजिए, चाहे परसेंटेज टर्म्स में बात कर लीजिए, उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर हमसे बहुत ज्यादा है। और जब जहां बात हो रही है कोविड-19 की, तो ये जो कोविड-19 एपिडेमिक अभी अगले 1-2 महीने में तो जाता नजर आ नहीं रहा, कम से कम 2 साल तक ये यहाँ पे रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, और वो वैक्सीन एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखाने लगती, तब तक ये कोविड-19 जाने वाला है नहीं। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचता है कि भैया अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को तेजी से बढ़ाया जाए। और ऑब्वियसली बात है, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स का क्या बोलना है दोस्तों, सब सिंपल सी बात है। अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी। और ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के चैलेंज को देखते हुए कम से कम 1% ऑफ जीडीपी को एक्स्ट्रा खत्म करना पड़ेगा अगर हमको अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को सुधारना है। अब प्रॉब्लम यहां ये हुई है दोस्तों कि लॉकडाउन लग गया कोविड-19 के बाद। लॉकडाउन ने जो इंडियन इकोनॉमी है इसको तोड़ के रख दिया। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी मेन 4 चीजों पे चलती है। कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं? पहली चीज है जो लोग खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे। आप दुकान गए,
आपने दुकान से जाके चीज खरीदी, आपने पैसे खत्म किए। आप कार के शोरूम में गए, आपने मारुति सुजुकी खरीदी, स्विफ्ट खरीदी, आपने पैसे खत्म किए। तो लोग पैसा खत्म करते हैं और वो पैसा हमारी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हो गया भाई कंजम्पशन बाय पीपल, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो भैया गवर्नमेंट बहुत जगहों पे स्पेंडिंग करता है। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग करता है, मनरेगा के लिए फंड अलॉट किए गवर्नमेंट ने, तो इस तरीके की चीजों को आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोल सकते हो। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करेगी कि भाई मनरेगा के तहत पैसा खत्म किया सरकार ने, तो मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला, लोगों की जेब में पैसे आए तो लोगों ने जाके फिर मार्केट में खत्म किए, तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। फिर भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। ये इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फॉर्म में भी आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के फॉर्म में आ सकता है, जिससे इंडस्ट्रीज लगती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। और चौथी चीज है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये मेन चार चीजें हैं दोस्तों जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करती है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई कंजम्पशन बाय पीपल, स्पेंडिंग बाय पीपल। जो लोग पैसा खर्च करते हैं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी की ग्रोथ का। ये बोला जा रहा है कि अगर 100 रुपए जीडीपी में बढ़ रहे हैं, अगर 100 रुपीज आर इंक्रीजिंग इन अवर जीडीपी, तो उसमें से 60 से 70 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो आया है लोगों की स्पेंडिंग की तरफ से, लोगों के कंजम्पशन की तरफ से। तो कंजम्पशन बाय पीपल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह समझ में आता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया, पूरी की पूरी इकोनॉमी खतरनाक तरीके से प्रॉब्लम में आ गई। क्यों? क्योंकि लोग घरों में 2 महीने 3 महीने के लिए बंद हो गए। अब जब लोग 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए घरों में बंद हो गए तो लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया, लोगों ने कुछ किया ही नहीं। टूरिज्म सेक्टर पूरा बंद हो गया, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। बस एक चीज बढ़ी है और वो है ग्रोसरी शॉपिंग। भाई ग्रोसरीज की खरीदारी बहुत तेजी से हुई है, बाकी किसी और चीज से हुई नहीं है। लेकिन क्या ग्रोसरी से पूरी पूरी जीडीपी बढ़ा देंगे आप? ऑब्वियसली नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर ऑथर ने यहां बात की है कि कोविड-19 के बाद तो देखिए इंडिया की हालत खराब है, ग्लोबल इकोनॉमी की भी हालत खराब है। कोविड-19 से पहले का क्या हाल था? ऑथर का ये बोलना है कि कोविड-19 से पहले ग्लोबल इकोनॉमी तो सही ट्रैक पे थी, बट इंडिया की इकोनॉमी सही ट्रैक पे नहीं थी। इंडिया के जो ट्रेड लेवल्स थे दे हैव फॉलन फ्रॉम 55% ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी का 55% 2014 में थे हमारे ट्रेड, और वो 40% हो गया 2020 में। नॉमिनल जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि इस चीज को आप सॉल्व कैसे करोगे, सही कैसे करोगे। सही करने का सीधा सीधा हिसाब ये बता रहा है कि देखिए ट्रेड से अब आप इसको सही अभी के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉब्लम में चल रही है कोविड-19 के चलते। तो ट्रेड कोई ऑप्शन है नहीं, इन्वेस्टमेंट उतना आना है नहीं बाहर से। तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि अगर लोग अपने कंजम्पशन को बढ़ाएं, बट लोग अपने कंजम्पशन को कब बढ़ाएंगे? जब उनकी जेब में पैसा होगा। पैसा उनकी जेब में आ नहीं रहा, जॉब वगैरह जा रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, ये यहाँ ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। और ऑथर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है किसका? न्यू डील का। न्यू डील में क्या हुआ था दोस्तों? न्यू डील एक प्रोग्राम है जो कि यूएसए लेके आया था 1930s में। आपको पता है 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस समय पे यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला है कि चलिए डिप्रेशन आ गया, लेकिन हम पैसे छाप के लोगों की जेब में पैसे डालेंगे। जब लोगों की जेब में पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। जब लोग उस पैसे को खर्च करेंगे तो एक स्पेंडिंग साइकिल को किक स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसे आ जाएंगे, वो खर्च करने पे आ जाएंगे, तो बिजनेसेस है वो सामान भी बनाने लगेंगे। अभी के लिए क्या है, जो इंडिया की गन्स, जर्म्स और स्टील क्राइसिस ने इंडिया के ऊपर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाला है। लगभग 8 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल बर्डन डाला है। कैसे, ये भी देखते हैं। ऑथर ये बोलता है कि देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर के चलते 2% ऑफ जीडीपी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कोविड-19 में हेल्थ एक्सपेंडिचर में 1% ज्यादा खत्म करना पड़ सकता है। और लोगों के कंजम्पशन बढ़े, इसलिए जरूरी है कि लोगों की जेब में पैसा जाए। और अगर लोगों की जेब में पैसा जाना है तो सरकार को कम से कम 5% ऑफ द जीडीपी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। तो 2% डिफेंस पे, 1% हेल्थ पे, और लोगों की जेब में पैसा डालने के लिए 5% ऑफ द जीडीपी सरकार को खत्म करना पड़ेगा। तो 8% ऑफ द जीडीपी का खर्चा सीधे सीधे सरकार को नजर आ रहा है। फिर बात यह है कि भाई लॉकडाउन लग गया, बिजनेसेस ठप हो गए। उन बिजनेसेस के ठप होने की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है, वो टैक्स कलेक्शन 2% ऑफ द जीडीपी घट गया।
तो टैक्स परसेंट 2% ऑफ द जीडीपी घट गया है, सरकार को 8% ऑफ द जीडीपी ज्यादा खर्च करना है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो घाटा नजर आ रहा है सरकार को, वो नजर आ रहा है 10% ऑफ द जीडीपी। अब सवाल ये उठता है, सरकार ये 10% ऑफ द जीडीपी लेके कहां से आएगी? तो एक तो ऑप्शन ये है कि जो बहुत अमीर टाइप के लोग हैं, टाटा अंबानी, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो, वेल्थ टैक्स ज्यादा लगा दो, कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा लगा दो। लेकिन ये सब जो आइडियाज हैं ये एक हद तक काम करेंगे, एक हद के बाद ये आइडियाज भी बैकफायर कर जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो क्या उधार लिया जाए, डेप्ट लिया जाए? अगर आप डेप्ट लेंगे तो एक और हमारे सामने क्राइसिस आ जाएगी। अभी के लिए डिफेंस, हेल्थ और स्पेंडिंग क्राइसिस दिख रही है, एक क्राइसिस और आ जाएगी, जंक क्राइसिस। एक लिमिट से ज्यादा अगर हमारा डेप्ट लेवल गया तो ये जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर, क्राइसिल, ये सब, ये जो मूडीज हैं, ये सब हमारी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रेटिंग को जंक में ले आएंगे। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रेटिंग अगर जंक में आ गई तो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या एफडीआई इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, वो यहां से निकल के भागना शुरू कर देंगे। तो करा जाए तो करा क्या जाए? तो ऑथर ये बोलता है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं भाई कि प्रिंटिंग करनी चाहिए मनी की, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करो। अगर आप पैसा प्रिंट करोगे तो पैसा आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, पैसा प्रिंट करने को भी ऑथर ये बोल रहा है कि दैट विल आल्सो बी अ सॉर्ट ऑफ डेप्ट। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करके मार्केट में उतारते हो, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये बात जरूरी नहीं है। और पैसा प्रिंट करने के बाद भी हमारे बॉन्ड्स की रेटिंग ये बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी नहीं गिराएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो किया जाए तो क्या किया जाए? यहाँ पे यूएस डॉलर का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने। ऑथर बोलता है कि देखिए, यूएस डॉलर्स को प्रिंट कर दीजिए, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, यूएस एक रिजर्व करेंसी है, यूएस की करेंसी के बेसिस पे ग्लोबल ट्रेड होता है। इंडिया की करेंसी आईएनआर, इंडियन रुपी, इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने यूएस डॉलर से स्ट्रांग है। तो यूएस डॉलर्स को ज्यादा प्रिंट करके यूएस की सरकार काम चला सकती है, बट अगर हम इंडियन रुपीज को एक लिमिट से ज्यादा प्रिंट करेंगे तो हम उस लेवल पे फायदे नहीं उठा सकते, क्योंकि इंडियन रुपीज इतनी बड़ी रिजर्व करेंसी नहीं है जितनी बड़ी यूएस डॉलर है। तो यहां पे सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा हुआ है, डिफेंस चैलेंज, हेल्थ चैलेंज, स्पेंडिंग चैलेंज, और साथ साथ आपका ये जंक रेट का चैलेंज। तो जरूरी ये है कि सरकार डेप्ट भी ले, डेप्ट लेने के साथ साथ बैक चैनल से अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके अपनी रेटिंग को नीचे भी ना गिरने दे। इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजिंग स्टेप्स सरकार को लेने पड़ेंगे इकोनॉमी को सही ट्रैक पे लाने के लिए। भैया तो सरकार सबको छोड़ छाड़ के शांत बैठ जाए, कुछ ना करे। तो ये सब बातें कही प्रवीण चक्रवर्ती जी ने, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी के मेंबर है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। पैंडेमिक इंपोजेस अ स्टीप लर्निंग कर्व, डिजिटल लर्निंग की यहां बात की गई है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए भाई, कोविड-19 के चलते स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सब बंद है। तो भाई अभी ये तो पता नहीं है कि ये सब कब खुलने वाले हैं, खुलेंगे भी तो कितने सेफ होंगे, कितने सेफ नहीं होंगे, ये भी नहीं पता है। तो जहां भी पॉसिबल है वहां कहा जा रहा है कि भाई एजुकेशन को आप करिए डिजिटल। तो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कह रहे हैं कि भाई हमारे अगले साल की पढ़ाई डिजिटल होगी। यूएस, यूके में इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर्स स्पेशली इंडिया में ये बोल रहे हैं कि भाई ध्यान से आगे बढ़ना होगा, एजुकेशन को पूरी तरीके से ऑनलाइन करना काफी मुश्किल है इंडिया में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, प्रोफेशनल कॉलेज भी हैं, स्टेट, सेंट्रल, हर तरीके की यूनिवर्सिटी है। हर अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो डिजिटल लर्निंग को प्रमोट कर सके, सबसे पहली बात ये। प्लस वो स्कूल कॉलेजेस जो आपके रूरल इलाके में है, उनके पास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। आप ऑनलाइन कैसे करोगे टीचिंग को? तो इस समय पे ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल लर्निंग आ रही है, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल नहीं करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूरल अर्बन डिवाइड ला सकती है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। कैसा देखा जाए, जो लेबोरेटरीज में काम होता है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हो जाके लेबोरेटरी में, तो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप लेबोरेटरी में ही कर सकते हो, आप उसको एक स्क्रीन पे देख के नहीं कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई है, ठीक है, खासकर ऐसी पढ़ाई जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, ऐसी पढ़ाई जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व है, वो चीजें ऑनलाइन नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ला रहे हो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज टेक्नोलॉजी से पढ़ाई जा सकती है और कौन सी चीज टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ाई जा सकती है। फिर भाई हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है, रिलायबल कनेक्टिविटी की जरूरत है, फंडिंग नहीं है सही जगहों पे। तो भाई रूरल इलाकों के पास ना फंडिंग है, ना ही उनके पास कोई बैंडविड्थ एलोकेशन है, ना ही उनके पास कनेक्टिविटी है। जो बड़े बड़े एयरटेल जैसे नेटवर्क्स हैं वो रूरल इलाके में ज्यादा अपने टावर्स को सेटअप करते नहीं है, क्योंकि वो वहां पे कॉमर्शियली वायबल हो नहीं पाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर इलाकेज हैं वहां पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने टावर लगा ही नहीं रहे, क्योंकि उनको फायदा नहीं होता पैसों के पर्सपेक्टिव में। ये सब बातें कही गई हैं। फिर ये ऑथर बोलता है कि देखिए जो रिसर्च फील्ड है, रिसर्च फील्ड में जरूरी है कि बहुत सारे लोग साथ में बैठ के एक्सपेरिमेंट करें और आपस में बातचीत करें। तो डॉक्टोरल रिसर्च में क्लोज पर्सनल इंटरेक्शन की जरूरत होती है, डिस्कशन की जरूरत होती है, और ये क्लोज पर्सनल इंटरेक्शन और डिस्कशन आपका ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन के थ्रू नहीं हो सकता। फिर उन बच्चों पे भी ध्यान देना होगा जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। कहा जा रहा है इंडिया के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें आधे से ज्यादा लोगों के पास हार्डवेयर की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की कमी हो सकती है, इंटरनेट की कमी हो सकती है। ऑब्वियसली हमारे रूरल और जो बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इंटरनेट तो है ही, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ऑथर ने यहाँ पे एक और अच्छी बात कही है, एक अच्छा एग्जाम्पल जो दिया है एज अ पॉसिबल स्टेप, वो दिया है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम्स का, MOOC। सरकार ने जो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस चलाए हैं, जिनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी के लिए 2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। NPTEL के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, इसको बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, और एक स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल भी आ चुका है। SWAYM क्या फुल फॉर्म है इसका? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एक अच्छी क्वालिटी को सामने लेके आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है एक तो वो फ्री है, ठीक है। दूसरी बात, सरकार ने इनको अपलोड करवाया है तो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी। तो NPTEL और स्वयं पोर्टल पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो लेक्चर्स हमारे लर्निंग स्टैंडर्ड्स को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको लेने के लिए कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को आप फ्री बांट रहे हो और सबको बिना किसी, आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज के, नॉलेज बराबरी से मिल रही है। फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंज। ऑथर ये बोल रहा है कि हमारे पास एक चांस है कि हम हायर एजुकेशन को थोड़ा रीअलाइन कर सकते हैं, री इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक हायर एजुकेशन जो एलीट लोग थे, जो हायर क्लासेस के लोग थे, जो हायर क्लासेस मतलब जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, वो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, और अभी तक जो हायर एजुकेशन थी वो डिग्री पे डिपेंडेंट होती थी। हम इस नोशन को अब बदल सकते हैं। भले ही ह्यूमन टच चला जाएगा पढ़ाई से, लेकिन ये जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अवेलेबल होगी। कोई कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकता है, और इससे गांधी जी का जो सिद्धांत था कि नई तालीम, गांधी जी ने नई तालीम का सिद्धांत दिया था, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से लर्न करो, सेल्फ स्टडी से लर्न करो। तो सेल्फ स्टडी से तो लर्न हो ही रहा है, और एक्सपीरियंस जितना ज्यादा एक पर्सन इंक्विजिटिव होगा उतना ज्यादा वो सीखने की कोशिश करेगा। कहा जा रहा है डिजिटल लर्निंग में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी दुनिया भर में बातें हो रही हैं, और इंडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज करना चाहिए। क्यों? डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कोविड-19 लग नहीं रहा कि 2022 तक और मे भी 2024 तक जाने वाला है, तो इसलिए एजुकेशन को फिजिकल तरीके पे लेके चलना जैसे अब तक चल रहा था वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है ऑनलाइन किया जाए, और ऑनलाइन एक तरीके से किया जाए, प्लानिंग के साथ किया जाए। ये ऑथर बोल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे बात की गई है बैंगलोर के माइग्रेंट वर्कर्स की, और आप देख सकते हैं पूरे इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स की बात की जा रही। कहा जा रहा है लिविंग ऑन द मार्जिन्स, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है। बोला गया भाई लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो भाई बैंगलोर के घरों में काम करने वाले जो लोग थे, जो डोमेस्टिक मेट्स की तरह लेडीज काम करती थी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लोग, वर्क प्लेस में काम करने वाले लोग, उनको पास से एकदम से जो भी एम्प्लॉयमेंट था वो चला गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, और ये वर्कर सड़क पे आ गए।
लोगों ने इनको सैलरी देना भी बंद कर दिया। अब इनको समझ में नहीं आया करें तो करें क्या, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, ज्यादातर अनएम्प्लॉयड थे और हंगरी थे। तो कुछ लोगों ने डिसीजन लिया कि देखिए अब वापस तो जा नहीं पा रहे, तो एक काम करते हैं, पैदल चलना शुरू होते हैं। तो बैंगलोर से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड की तरफ पैदल जाने लगे। न केवल बैंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से, हर तरफ से लोग जाने लगे। जब कर्नाटका की गवर्नमेंट को यह नजर आया कि भाई लोग पैदल वापस जा रहे हैं, तो उनकी आंखें खुली। तो मई की शुरुआत से लेके 24 जून तक लगभग 4.6 लाख माइग्रेंट्स को श्रमिक ट्रेन चलाई गई कर्नाटका गवर्नमेंट ने, और वो लोग वापस गए। बेंगलोर से 284 श्रमिक ट्रेन अब तक चल चुकी हैं। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ट्रेन चल रही थी, बहुत सारे लोग उसके बावजूद पैदल जा रहे थे। रीजन ये था कि ट्रेन में जो जगह मिलनी थी ना, उसके लिए लाइन बहुत लंबी थी। पुलिस वालों के पास जाना पड़ रहा था, पुलिस वालों के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था। कई कई दिन लोग पुलिस स्टेशन के बाहर सो गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत लंबी लाइन थी। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स की यहाँ पे बात की गई है। डोमेस्टिक वर्कर्स में जो लोग काम करते थे, मेड्स काम करती थी, उनको सैलरी मिलनी बंद हो गई, तो वो भी भाग गए। बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी, कुछ लोग बुलाना भी चाह रहे थे, तो उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में एंट्री बंद हो गई डोमेस्टिक वर्कर्स की। अब क्या है, लॉकडाउन देखिए खुल रहा है, क्योंकि अब कोविड-19 तो गया नहीं है, तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। तो अब एकदम से देखा जा रहा है कि बैंगलोर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, जो मेड्स थी, जो लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को बनाते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, इनकी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि लेबर नेट करके एक सोशल एंटरप्राइज है बेंगलोर में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डील करता है। वो लेबर नेट के जो सीईओ है वो ये बोलते हैं कि हमको इस समय पे 1000 एम्प्लॉयर्स की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब 1000 लेबर की जरूरत है, और लगभग दिन के बेसिस पे इतने लेबर्स की डिमांड आ रही है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इस लेवल की डिमांड कभी भी पहले आई नहीं है। उसका रीजन ये है कि लाखों की तादाद में लोग शहर छोड़ के जा चुके हैं। तो भाई जो ब्रेड बनाते हैं, तो एक बेकर ओवंस को बेक करके ब्रेड बनाता है, उस बेकरी को हैंडल करने के लिए लेबर नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी में, वेयर हाउसेज में सामान को ऊपर नीचे उठा के रखने के लिए लोडर की जरूरत होती है, लोडर नहीं है। घरों में बिजली ठीक काम ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियंस नहीं है। ये सब कहाँ थे, ये सब चले गए हैं वापस। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सेकेंड टर्मिनल बन रहा है, उसके पास पास रोड का काम हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम हो रहा है। इसके लिए लेबर नहीं है, क्योंकि 40% लेबर शहर छोड़ के वापस जा चुके हैं। पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री क्रिपल कर चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत मेजर स्टेटमेंट आया था लार्सन एंड ट्यूब्रो के एमडी और सीईओ एसएन सुब्रमण्यम जी से। इन्होंने बोला भैया देखिए 1 लाख से ज्यादा वर्कर चले गए हैं, और इनके लगभग आधी वर्कफोर्स चली गई है, मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो की आधी वर्कफोर्स वापस जा चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनकी वर्कफोर्स भी वापस जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है शायद इन्होंने भी अपने वर्कर्स को पैसे नहीं दिए होंगे, क्योंकि लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल बेसिस पे काम करते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो में काम करने वाले सब लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो ये बात बोली गई कि लॉकडाउन के अंदर इनकी जो लाइफ थी वो बहुत मुश्किल हो गई। जहां पे लोग रह रहे थे वो उनसे रेंट मांग रहे थे, ये रेंट दे नहीं पाए, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। अच्छा, जब ये लोग वापस छोड़ के जाने लगे, तो जो इनके एम्प्लॉयर्स थे उनको पैसा तो दे नहीं रहे थे, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे कि वापस जाए। तो एक एसोसिएशन है आपकी बेंगलुरु में, जिसको बोलते हैं क्रेडाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई। क्रेडाई एसोसिएशन ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि भैया इन माइग्रेंट वर्कर्स को जाने से रोको। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ने 6 मई को बोला कि हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कैंसिल कर रहे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे वर्कर्स। जैसे ही ये आया नोटिस, जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थे, वर्कर और यूनियंस थी, एक्टिविस्ट थे, सबको गुस्सा आ गया, बैकलैश सा हो गया, और फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं भैया वापस जा सकते हो। तो 6 मई में डिसीजन लिया कि श्रमिक ट्रेन कैंसिल करेंगे। 8 मई को डिसीजन आ गया कि नहीं भाई श्रमिक ट्रेन चालू होंगी। हजारों लोग उस पर बैठे और चले गए। ये जो क्रेडाई था और बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स थे, वो ये चाहते थे कि ये वर्कर्स वापस ना जाए। हालांकि इन एसोसिएशंस ने इन वर्कर्स के गुडविल के लिए कुछ काम नहीं किया। ऊपर से तो ये बोला जाता रहा कि इनको खाना देंगे, राशन देंगे, रहने की जगह देंगे, पर ज्यादातर लोगों के पास कोई राशन पहुंचे ही नहीं, कोई मदद पहुंची ही नहीं। तो उनको ये समझ में आया कि भैया वापस ही चलते हैं, कुछ होने वाला है नहीं। और ये जो एसोसिएशंस हैं, जो रियल एस्टेट वाले एसोसिएशंस और बाकी एसोसिएशंस से जो नौकरी देते हैं, ये सोच रहे थे कि भाई कभी ना कभी तो लॉकडाउन खुलेगा, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्कर चले जाएंगे तो वर्कर मिलेगा कहां से। ठीक है, तो ये सब बातें चल रही थी। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए कि कैसे भाई
लोगों ने सेवा सिंधु पोर्टल पे रजिस्टर किया, उनको एसएमएस आता था, एसएमएस इंग्लिश में होता था, उनको इंग्लिश आती नहीं थी। इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई। अभी के लिए देखा जाए तो भैया ज्यादातर लोग, लगभग 40% ऑफ द लेबर इन बैंगलोर वापस जा चुका है। कुछ कुछ ऐसी ही हालत आपकी मुंबई में है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये वर्कर्स धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। जब ये वर्कर्स यहां से जा रहे थे तो ये कहा गया था कि हम कभी वापस आएंगे नहीं, लेकिन मजबूरी है, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो अब ये कहा जा रहा है कि वर्कर्स वापस लौट रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मुंबई के दिए गए हैं। तो मुंबई में काफी सारे वर्कर्स वापस आए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। कहा बोला जा रहा है कि 13 लाख माइग्रेंट जो कि महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ के वापस जा चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जुलाई में लौट के वापस आएंगे। तो महाराष्ट्र पुलिस इस बात पे बातचीत कर रही है कि कैसे जब ये वर्कर्स महाराष्ट्र में घुसेंगे, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, कहीं ये कोरोना वायरस तो लेके नहीं आ रहे, इस तरीके की चीजें देखी जाएंगी। फिर एक बात और भी पॉइंट आउट की गई कि मुंबई में मानसून आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि मानसून में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं, और मानसून में अगर इतनी लाखों की तादाद में अगर माइग्रेंट लेबर वापस आते हैं तो कहीं कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज्यादा स्पाइक ना हो जाए, इसके बारे में भी बातचीत की है यहाँ पे ऑथर ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। इन्हीं पॉइंट्स को आप ओपन कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को, जैसे कि 40% लेबर सिटी को छोड़ के चले गए, ठीक है, जो इनको लोअर लेवल पे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। स्पेसिफिक पूरे आर्टिकल को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे रखे हैं, जैसे अनीस खान करके एक पर्सन है, इसको क्या प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ और पर्सन है उनको क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए उतने काम के है नहीं, तो उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। तो अभी के लिए इतना जरूरी था इस आर्टिकल में दोस्तों, इतना ही देखेंगे। आज वैसे भी सैटरडे है तो बहुत ज्यादा आर्टिकल है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट से थ्रू बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।